Assalamualaikum students. Previously we were talking about the chemical bond. Chemical bond की three main types हैं जो हमने previous lecture में discuss की थी. उसमें ionic bond था, covalent bond और coordinate covalent bond. Ionic bond और covalent bond की details जो हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. Today we will discuss the third type of covalent chemical bond, that is coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का एक और नाम भी है जी, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं. तो ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको डोनर कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि डेटिव का जो मतलब ये ग्रीक लैंग्वेज की टर्म है और इसके मीनिंग्स होते हैं डोनर. तो दैट्स डोनर कोवलेंट बॉन्ड. थोड़ा मज़ीद इसकी तरफ चलते हैं. तो यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल है, अमोनिया मॉलिक्यूल. इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरॉन को दे रहा है, इसलिए अमोनिया को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है दैट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. तो ये भी आपने शायद पढ़ा हो कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है उसको लिवस बेस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है इसको हम लिवस एसिड कहते हैं. तो यूँ आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, या लिवस बेस और लिवस एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है. मतलब मुख्तसर ये है कि यहाँ नाइट्रोजन और बोरॉन, दीज आर द टू बॉन्डेड एटम्स, लेकिन इन टू बॉन्डेड एटम्स में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी जो डोनेशन है वो सिर्फ एक एटम की तरफ से ही हो रही है, और वो एक एटम नाइट्रोजन है. अब यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो रहा है. तो यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ना हम ये साइन ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. एरो का हेड जो है वो हमेशा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरफ होगा और इसकी जो टेल होगी वो डोनर की तरफ होती है. बाज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को साइन ऑफ एरो की बजाय जस्ट ये जो टू बॉन्डेड एटम है, लेट्स से ए और बी, इनके दरमियान जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड को हम एक सिंपल लकीर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ भी एक लकीर लगा दी जाती है ए और बी के दरमियान. यहाँ ए पे फिर पॉजिटिव चार्ज और बी पे नेगेटिव चार्ज लगाने का मकसद पता है क्या होता है? ये जस्ट एक कन्वेंशन है. मतलब ये नहीं है कि एटम ए ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो इस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एटम बी ने ले लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो एक्चुअली ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ कन्वेंशनली तो हम लगा देते हैं, परमानेंट ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता. उसकी रीज़न मैं बताऊंगा. इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जी बैक बॉन्डिंग का, और वो बैक बॉन्डिंग ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम होता है दैट्स ऑलवेज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही एस्टेब्लिश हो जाता है, देन बीइंग इट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी डोनर एटम की चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन और बोरॉन है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दोबारा वापस अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली बात नहीं होती. यानी एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता और डोनर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता. ये जस्ट एक कन्वेंशन है समझने के लिए. तो बाकी जो है इसको आप साइन ऑफ एरो से जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जिस तरह आप पढ़ते हैं कि वो तमाम कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको आप कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं. सेम ये जो दो मॉलिक्यूल हैं अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के, इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है और उसके ज़रिए ये दोनों जुड़े हैं. तो ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को पता क्या नाम देते हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इनको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं. यानी जो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. इनको हम अडक्ट या कम्प्लेक्स, सिंपली कम्प्लेक्स भी कहते हैं. इनको ऑलवेज जो है यानी डोनर और एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल है इनको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही हमेशा लिखा जाता है. स्क्वायर ब्रैकेट्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई है. मज़ीद कुछ हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं. तो
तो एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हमने लेनी है, एक ये ऑक्सोनियम आयन और दूसरा है अमोनियम और फास्फोनियम। इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो हम लेंगे जी, ऑक्सोनियम अमोनियम फास्फेटिव, ये जो सारे डेरिवेटिव्स हैं वो हम लेने जा रहे हैं। इसमें ऑक्सोनियम सिंपल है जी, ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। और अमोनियम क्या है जी, जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये उस सूरत में आता है जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हम ऑक्सोनियम आयन कह देते हैं। सेम फास्फोरस जो है ये भी जब 4 बॉन्ड बनाता है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम फास्फोनियम आयन कहते हैं। तो ये अमोनियम, फास्फोनियम और ऑक्सोनियम आयन डेरिवेटिव्स ये हम कुछ लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए जी, ऑक्सोनियम आयन डेरिवेटिव्स की हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें ये आप तो आप जानते हैं जिस तरह वाटर है आपके पास, वाटर में ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एक लोन पेयर जो है ये हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया जाता है, इस वजह से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास मौजूद है, दिस इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन। इसमें आपके पास ये देखिए, आप अल्कोहल्स को भी ले सकते हैं, आप ईथर्स को भी ले सकते हैं, और आप फिनोल को भी ले सकते हैं। ये सारे जो हैं आप इस तरह का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। ये जितने भी ऑक्सोनियम आयन हैं, अब ये जो ऑक्सोनियम आयन आपने देखा है जो कि पानी से हमने बनाया है, तो इसमें अगर आप टोटल बॉन्ड्स देखें तो आपको टोटल बॉन्ड 3 नज़र आ रहे हैं। इसमें 1/3 जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, और 2/3 जो है ये आपके पास कोवलेंट है। ये कैरेक्टर है जी लफ्ज़। तो इसमें अगर आप इसको निकालें तो ये तकरीबन 33% बन रहा है, और ये जो है ये 66%। यहाँ मैं थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग की तरफ वापस जाता हूँ। मैंने आपको हल्का सा बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पहले भी दिया है कि एक्चुअली ये जैसे अब ये वाटर है तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही थी। ऑक्सीजन डोनर एटम है और ये डोनर एटम ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वंस द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन oxygen and hydrogen, then being its most electronegativity, it re-attract the electron pair towards itself। ये वापस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसको खींच लेता है। जब वापस खींचता है तो इस वजह से क्या होता है, ये जो टोटल 3 बॉन्ड थे, इन 3 बॉन्ड्स के जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ पेपर पे लिखने की हद तक तो ऐसा है, आपको लग रहा है कि जनाब इसमें टोटल 3 बॉन्ड हैं, ये जो साइन ऑफ एरो वाला बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, और दूसरा जो सिंपल लाइनों से शो किया हुआ ये कोवलेंट है। ये पेपर पे लिखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या तकरीबन इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच वन इज़ द कोवलेंट एंड विच वन इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट। एक्चुअली ये जो तीनों बॉन्ड हैं, इन तीनों बॉन्ड्स का एक जैसा स्टेटस होता है, एक जैसा करेक्टर होता है। वो कहते हैं हर बॉन्ड में, ये तीनों में से हर बॉन्ड के अंदर आपको 33% जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर मिलता है, और 66% जो है वो आपको कोवलेंट कैरेक्टर मिलता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ये जितने भी ऑक्सोनियम आयन डेरिवेटिव्स हैं इनमें कोवलेंट कैरेक्टर कितना होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर कितना होता है। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, ये आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है जी।
तो नाइट्रोजन ने भी क्या किया, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो ये आपके पास ये अमोनियम आयन बन गया। सेम जो है ये काम PH3 जिसको हम फॉस्फेन कहते हैं, तो फास्फोरस पे भी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो ये भी इसको डोनेट कर देगा। तो आपके पास इसी तरह जो है आप ये फास्फोनियम आयन जो है वो बन गया। तो अमोनियम आयन हो या फास्फोनियम आयन हो, इन दोनों के अंदर अगर आप देखें टोटल बॉन्ड 4 हैं, तो इन 4 में 1/4 यानी एक बॉन्ड आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट नजर आ रहा है। ये 25% जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर है। और 3/4 × 100 जो है ये 75% बनेगा, ये कोवलेंट कैरेक्टर है। मतलब ये टोटल जो 4 बॉन्ड आपको नजर आ रहे थे, इन 4 में से एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और बाकी ये 1 2 3 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये यानी कोवलेंट कैरेक्टर जो है ये 75% बन रहा है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो 25%। तो ये अमोनियम आयन हो या फास्फोनियम आयन हो, इनके अंदर भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इनमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर कितना होता है। तो वही बात है, यहाँ भी नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे तो देती है, जैसे ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एस्टैब्लिश होता है, देन नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस अपनी तरफ जो है वो खींच लेती है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम इसके बाद जो है ये देखिए जी, हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में तो ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आप देखें जी, शेप्स एंड ज्योमेट्रीज। शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी को। अब ये वेस्पर थ्योरी है क्या, इसमें ये देखिए जी, बेसिकली ये V जो है ये वेलेंस को शो कर रहा है, S शेल को वेलेंस शेल, और ये EP जो है दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, और R जो है ज़ाहिर बात है ये रिपल्शन को शो कर रही है। तो वेलेंस शेल यानी अगर वेस्पर थ्योरी जो है ये बेसिकली है क्या, इसको अगर हम समझना चाहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये भी 2 किस्म के होते हैं जी, लॉन पेयर भी होता है और बॉन्ड पेयर भी होता है। लॉन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं और बॉन्ड पेयर जो है ज़ाहिर बात है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जो लॉन पेयर है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के, अगर हम ये वेस्पर थ्योरी की तरफ हम दोबारा आते हैं, अगर सिंगल सेंटेंस में हमसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो भाई सीधी सी बात है, किसी भी एटम के जो वेलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वेदर दे आर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो ये सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब सिमिलर चार्ज होता है। तो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कूलम्स लॉ आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 सिमिलर चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये है, देखें किसी भी मॉलिक्यूल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, भले वो लॉन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, उनकी आपस में रिपल्शन होती है। रिपल्शन किसी मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देती है। हमने उस रिपल्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए कूलम्स लॉ की सपोर्ट ये है कि इनमें डिस्टेंस यानी इनमें फासला जो है वो बढ़ा दो, इनको दूर दूर कर दो।
तो इसको यूं समझिए, फ़र्ज़ क्या मेरा राइट और लेफ्ट हैंड जो है ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर ये करीब होंगे तो इनकी आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो मैं अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, इनमें फासला बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो ये जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इनमें रिपल्शन कम हो जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड पे, एक इस साइड पे, तो ये दे आर केप्ट एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, मैक्सिमम ये एक दूसरे से क्या हो गए, अलहदा अलहदा हो गए। अब इनमें रिपल्शन का जो चांस है वो ना होने के बराबर है। आप इसको यूँ समझ लीजिए, ये एटम ए है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपने इधर कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कर दिया, और इनका आपस में जो एंगल है ये 180 डिग्री का हो गया। तो ये तो एक ज्योमेट्री का फॉर्मेट जो है वो बन गया, जिसको हम लीनियर ज्योमेट्री जो है वो कहते हैं। तो मुख्तसर स्टोरी ये है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, भले उन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों ही आ जाते हैं, तो उनकी रिपल्शन को हमने मिनिमाइज करना है, उनकी रिपल्शन को कम करना है। क्यों रिपल्शन कम कर रहे हैं? ताकि स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो रिपल्शन कम करने के लिए जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दे शुड बी केप्ट एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। अब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं मॉलिक्यूल के, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों आ जाते हैं, ये अगर आपको पता चल जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कितने, अगर तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं तो जाहिर बात है एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, तो इनका लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है, 180 उसका बॉन्ड एंगल बन जाएगा। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं तो वो 3 कॉर्नर्स में अपने आप को अरेंज करेंगे। तो 3 कॉर्नर्स की जो ज्योमेट्री होती है, वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और उसमें एंगल 120 के बनेंगे। और अगर किसी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं तो ज़ाहिर बात है वो फिर 4 कॉर्नर्स में अपने आप को अरेंज करेंगे, और 4 कॉर्नर्स की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और उसमें 109.5 डिग्री के एंगल होते हैं। तो सिंपली सिंगल सेंटेंस में मैं ये कहूँगा कि ये जो वेस्पर थ्योरी है, दैट इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाएं तो आप उसकी ज्योमेट्री जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये जो मोलेकुलर ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ये मोलेकुलर ज्योमेट्री बेसिकली है क्या? मोलेकुलर ज्योमेट्री है जी 3 डायमेंशनल arrangement of atoms in a molecule is called molecular geometry. मोलेकुलर ज्योमेट्री क्या है जी? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अच्छा, ये जो 3 डायमेंशनल लफ्ज़ है, इसके लिए हमारे पास, इसको आप स्पेशल का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है, इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं इसकी। एक है जी रेगुलर ज्योमेट्री, और दूसरी है जी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। रेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज। रेगुलर ज्योमेट्रीज की जो टाइप्स हैं वो ये हैं, AB2, और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज की जो टाइप्स हैं AB2E, AB3E, ये रेगुलर ज्योमेट्री की टाइप्स हैं। इसमें ये जो पहली 3 टाइप्स हैं ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं, AB2, AB3, AB4। और इसमें डिस्टॉर्टेड वाली तो खैर ये तीनों ही हम पढ़ेंगे, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज की जो टाइप्स हैं। यहाँ आपके लिए A और B का जो लफ्ज़ है ये शायद आपके लिए नया होगा। इसमें ये ज़रा समझिए कि ये जो रेगुलर ज्योमेट्री और डिस्टॉर्टेड, पहले तो ये देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, मोलेकुलर ज्योमेट्री इन दोनों में फ़र्क क्या है।
रेगुलर ज्योमेट्री में याद रखिएगा लॉन पेयर इज इक्वल टू 0, जबकि ये जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है यहाँ लॉन पेयर 0 नहीं होते। ये जो ई है, ई ये लॉन पेयर्स को ही शो कर रही है। ये ई का मतलब यहाँ एक लॉन पेयर है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो लॉन पेयर है, तो ई स्टैंड्स फॉर लॉन पेयर। तो मुख्तसर बात यह है, अगर कोई मॉलिक्यूल जो है आपके पास, उसका जो सेंट्रल एटम है, उसके अगर उस सेंट्रल एटम के ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में यूज़ हो गए हैं और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नॉन बॉन्डिंग नहीं बचा, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर होती है। यानी रेगुलर ज्योमेट्री के लिए ज़रूरी है देयर शुड बी नो लॉन पेयर, यानी कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये होती है जी रेगुलर ज्योमेट्री। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, यहाँ सेंट्रल एटम हम ए को ले रहे हैं सारों के अंदर, ये सेंट्रल एटम ए जो होता है, ए की जगह पे कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं, उसका ताल्लुक किसी भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से हो सकता है। तो जनाब इस ए की जो है, अगर तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ नहीं होते, कोई एक दो इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं जो एज अ लॉन पेयर अपीयर हो जाते हैं बाद में, तो उन लॉन पेयर की जो प्रेजेंस है वो फिर ज्योमेट्री को रेगुलर नहीं रहने देती। क्योंकि ये वेस्पर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हैं, उनमें एक पास्टुलेट ये भी होता है कि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड दैट एक्सर्ट मोर रिपल्शन, ज़्यादा रिपल्शन लगाता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी इर्रेगुलर हो जाती है। तो हम टर्न बाय टर्न इनकी डिटेल्स जो हैं वो पढ़ेंगे, रेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेगुलर और डिस्टॉर्टेड दोनों ज्योमेट्रीज़ पढ़ने से पहले ये जो ए बी और ई, इनका आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ ए जो है भाई, ये सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है, सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट से मुराद जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है। तो इसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी आपको पता है 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती है। अब वैलेंसी आपको कैसे पता चलेगा किसी भी ये जो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम, यहाँ हम ए को ले रहे हैं, तो ये ए की जो वैलेंसी है, ये पॉलीवेलेंट एटम की ये जो वैलेंसी है, ये हम उसके ग्रुप नंबर से पता करेंगे। यानी पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप नंबर क्या है। अगर ए का ग्रुप नंबर 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर इसका ग्रुप नंबर 3 है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। अगर इसका ग्रुप नंबर 4 है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। इस तरह मतलब अगर ए के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब वैलेंसी जो है या ग्रुप नंबर है वो किससे पता चलता है जी, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। अगर मैं कहता हूँ जी ए की वैलेंसी 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए साहब जो हैं इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका ग्रुप नंबर 5 है। अब वो ग्रुप नंबर 5 जो है वो 5A भी हो सकता है, 5B भी हो सकता है। तो ये आपको पता है ए और बी की क्या स्टोरी है। ए जिस ग्रुप के साथ भी लगा होगा वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और बी जिनके साथ लगा होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ ये तो चलें ये स्टोरी थी ए की। बी की जगह पे क्या हो सकता है, बी की जगह पे कोई या तो कोई मोनोवेलेंट एटम होगा या फिर कोई डाइवेलेंट एटम होगा। मोनोवेलेंट एटम में आपके पास हाइड्रोजन और हैलोजेंस ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और डाइवेलेंट एटम में ऑक्सीजन और सल्फर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मोनोवेलेंट एटम यानी बी के ज़्यादातर तो हम ये मोनोवेलेंट एटम ही यूज़ करते हैं। ए के साथ बी के कितने मोनोवेलेंट एटम अटैच होंगे ये डिपेंड करता है ए की वैलेंसी पे। अगर तो ए की वैलेंसी 5 है तो इसके साथ बी के 5 एटम जो हैं वो अटैच होंगे, और अगर ए की वैलेंसी 3 है तो इसके साथ बी के 3 एटम अटैच होंगे। तो बी के जो एटम है ये ज़्यादातर मोनोवेलेंट एटम, मोस्टली हम मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन या हैलोजेंस को यूज़ करते हैं। आपने किसी जगह वैलेंसी की एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी होगी, कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम विद अदर, यानी एक एटम से दूसरे एटम कितने एटम जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन और हैलोजन वाली बात जो है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं
कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम दैट कंबाइन विद एन एटम, यानी एटम ए के साथ हाइड्रोजन और हैलोजन के जितने एटम कंबाइन कर सकते हैं उसकी वैलेंसी है। और अगर डाइवेलेंट एटम है, फर्स्ट किया अगर मैं कहूँ कि ए की वैलेंसी जो है वो 4 है, तो उसके साथ ये जो डाइवेलेंट एटम है ये फिर 2, अगर डाइवेलेंट एटम इसके साथ जैसे ऑक्सीजन है ये 2 एटम अगर लगे हुए हैं तो ए की वैलेंसी फिर यहाँ क्या होगी, ये 4 होगी। यहाँ ए की वैलेंसी 4 है क्योंकि ये डाइवेलेंट एटम, ज़ाहिर बात है डाइवेलेंट की वैलेंसी 2 होती है, इसके 2 एटम उसके साथ अटैच हैं। और अगर ये है AO3 तो इसका मतलब यहाँ ए की वैलेंसी फिर 6 होगी, इट बिलोंग टू ग्रुप 6 से। तो ये ज़्यादातर डाइवेलेंट एटम तो खैर हम कम इस्तेमाल करेंगे, हम ज़्यादातर जो है इन मोनोवेलेंट एटम्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ई जो है ये ई लॉन पेयर्स की तादाद होगी। रेगुलर ज्योमेट्री में तो लॉन पेयर होते ही नहीं, इसलिए जो भी हमने रेगुलर ज्योमेट्रीज की टाइप्स अब हमने स्टार्ट करनी है उसमें ई 0 होगा, यानी लॉन पेयर होंगे ही नहीं। हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की बेस पे जो है उसको बताएंगे। ये एक टेबल मैं बना रहा हूँ। ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, ये रेगुलर ज्योमेट्रीज के लिए है। तो रेगुलर ज्योमेट्रीज के लिए मैंने ये टेबल जो है वो ड्रॉ किया है। इसमें आप ये देखिए जी, हमारे पास इसमें अगर हम टाइप्स की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टेबल है जी। दो इलेक्ट्रॉन पेयर का कैसे अरेंजमेंट होगा, फिर आप आ गए जी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसे होगा,
फिर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इनका अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। वन 180 डिग्री एंगल बन रहा है, इसको लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ ये देखिए, ये ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट बनेगा। इसमें ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का होगा। इसमें ये 4 कॉर्नर्स वाला ये जो अरेंजमेंट है, इसमें अगर आप ये एंगल की वैल्यू ले तो ये 109.5 डिग्री होगा। तो ज़ाहिर बात है, इसको हम लीनियर ज्योमेट्री, इसको ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये टेट्राहेड्रल है। मोलेकुलर ज्योमेट्री में लॉन पेयर की जगह पे एटम बी आ जाएंगे, जैसे ये यहाँ वही है, वो वाई 180 एंगल है, और ये लीनियर अरेंजमेंट है। और ये वाला जो है तो ये बेटा जो है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होती है, ये बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है। और ये जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है, ये हमारी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है। तो देखिए जी, AB2 से मुराद ये है कि यहाँ जो सेंट्रल एटम A है उसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए B के साथ, B यहाँ मोनोवैलेंट एटम ही है, तो B के 2 एटम अटैच है इसके साथ AB2। तो ये लीनियर अरेंजमेंट, A यहाँ A की वैलेंसी 3 है क्योंकि B के 3 एटम उसके साथ अटैच हैं। यहाँ A की वैलेंसी क्या है, 4 है, क्योंकि B के 4 एटम उसके साथ अटैच हैं। यहाँ A की वैलेंसी 2 है, AB2, तो इट मस्ट बी द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकंड A या सेकंड B से इसका ताल्लुक होगा। ये सेकंड है जी। सेकंड A, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें यही है कि यहाँ एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम बात करें AB2 में, तो ये ग्रुप सेकंड A या सेकंड B का कोई एलिमेंट होना चाहिए। अब आपको पता है सेकंड A में कौन कौन है। सेकंड A में बेरिलियम और मैग्नीशियम है, बेरिलियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। सेकंड B में आपके पास मरकरी है या जिंक, इनके आप हेलाइड्स ले लें या इनके हाइड्राइड्स वगैरह। थर्ड A में बोरॉन आता है हमारे पास, या एल्यूमिनियम है। और थर्ड B में हमारे पास स्कैंडियम है। ग्रुप 4A में आपके पास कार्बन है या सिलिकॉन
फोर्थ बी में हमारे पास टाइटेनियम है। तो ये आपको दिखने से ही लग रहा है कि ये AB2 लग रहे हैं और ये AB3 और ये AB4। पहला एटम A है और दूसरा एटम B है, AB2 और AB3। तो इसमें मजीद अगर आप चाहें AB2 में अगर हम ये B की जगह पे कोई डाइवेलेंट एटम लेके आए, सेम AB3 में भी अगर आप डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन सल्फर है, तो AB2 में आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड आ जाएगा। और इसमें ज़्यादातर ये एग्जांपल हमारे पास है। तो ये AB2 और AB3 की वो एग्जांपल हैं जिनमें हमने B एटम की जगह पे कोई डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन और सल्फर को यूज़ किया। तो सेम जो है ये भी आप उसमें उसी टेबल के अंदर आपने ऐड कर लेना है। सेम AB3 जो है, सॉरी AB4, इसमें भी B हम ऑक्सीजन या सल्फर मीन डाइवेलेंट एटम अगर रखते हैं तो आपके पास एग्जांपल में ये देखिए सल्फेट आ गया, फॉस्फेट आ गया जी, क्रोमेट है, परमैंगनेट है। तो ये सारे जो हैं इसमें भी ये रेगुलर AB4 ज्योमेट्री है। इसमें अब सल्फेट है ना, हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद इसका स्ट्रक्चर यूं होगा, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होने से ये होता है कि सल्फर तो फिर 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 बॉन्ड बना रहा है, जबकि सल्फर तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसका ग्रुप है 6 से। तो इसलिए जो है इसको 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं हमें। इस तरह से इसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। सेम ये जो क्रोमियम है, इसका ताल्लुक, क्रोमियम का ताल्लुक ग्रुप 6B से होता है। ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ये 6 बॉन्ड इसमें बना दिए। ये ऑक्सीजन के लिए जो है, क्योंकि इसने तो 2 बनाने होते हैं तो इसलिए ये डाइनेगेटिव। तो ये मैंने रेगुलर ज्योमेट्रीज की टाइप्स जो है वो बताई हैं आपको। रेगुलर ज्योमेट्रीज मैं कंक्लूड करता हूँ। रेगुलर ज्योमेट्रीज हमने पढ़ी हैं AB2, AB3, AB4। तो इसमें मैंने B की जगह पे मोनोवेलेंट एटम भी ले सकता हूँ, उसमें हाइड्रोजन और हैलोजन्स आते हैं, और ये डाइवेलेंट एटम भी आ सकता है, उसमें ऑक्सीजन और सल्फर को मैंने इस्तेमाल किया। सेम AB3, AB4। तो AB2 जो है ये लीनियर ज्योमेट्री थी और ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, और ये वाली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये बनता है सारा। तो ये रेगुलर ज्योमेट्रीज आज हमने पढ़ी हैं जी। कल फिर हम इंशाल्लाह डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बल्कि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज जो हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये जी पहली टाइप है AB2E, फिर AB3E, AB2E2। अब ये LP स्टैंड्स फॉर लॉन पेयर, BP स्टैंड्स फॉर बॉन्ड पेयर, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब लॉन पेयर यहाँ एक है, बॉन्ड पेयर दो है, टोटल तीन हो गए। यहाँ भी लॉन पेयर एक है और यहाँ लॉन पेयर दो है, तो बॉन्ड पेयर यहाँ तीन है, टोटल चार हो गए। तो ये भी यहाँ बॉन्ड पेयर दो है, तो ये टोटल चार हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनकी मुनासबत से ही हम ज्योमेट्री, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये अपने आप को इस तरह 3 कॉर्नर्स में अरेंज करेंगे, तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो जाहिर बात है ये इस तरह से 4 कोनों में अपने आप को अरेंज करेंगे, और इस तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बन जाती है। सेम यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो यहाँ भी वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बनेगी। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है ये आपकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है, कि अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाए, जैसे 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मोलेकुलर ज्योमेट्री यानी एक्चुअल ज्योमेट्री, अगर आपको पिछले केस में रेगुलर ज्योमेट्रीज में आपने देखा था वहाँ लॉन पेयर तो थे नहीं, इसलिए लॉन पेयर की रिपल्शन नहीं थी, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे। सो मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल ज्योमेट्री यानी मोलेकुलर ज्योमेट्री वही रहती है जो आपकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी। लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री से फ़र्क आएगा। वो फ़र्क किस वजह से आएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो ज़ाहिरी बात है बॉन्ड पेयर तो है नहीं। अब यहाँ मसलन ये AB2E है, तो इसमें हमें पता है एक लॉन पेयर है और बाकी दो जो है इसमें बॉन्ड है। हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ एंगल जो है वो 120 का होगा, लेकिन इस लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है थीटा दैट विल बी लेस देन 120 डिग्री, और इसको हम बेंट ज्योमेट्री कहते हैं, थोड़ी बेंट हो जाएगी। ग्रुप 4A वाले जो एलिमेंट हैं वैसे तो ये टेट्रावेलेंसी शो करते हैं, अगर ये डाईवेलेंसी शो करें, जिस तरह आप ये देखें कार्बन है, सिलिकॉन है या टिन है। अब ये वैसे तो सिलिकॉन, कार्बन और टिन, स्टेनस जो है ये वैसे तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये 4 की बजाय 2 बॉन्ड बना रहे हो तो एक जो है मतलब वैसे तो ये देखिए सिलिकॉन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एज अ लॉन पेयर मौजूद है। सेम कार्बन सेम टिन जो है। और अगर हम डाइवेलेंट एटम की बात करें तो फिर हमारे पास ये भी एक एग्जांपल बनती है जिसमें सल्फर के वैलेंस शेल में होते 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, और एक इसके पास सल्फर के पास लॉन पेयर रह जाता है, तो मतलब AB2 लेकिन एक लॉन पेयर भी है, उसकी वजह से आप इसको E कहते हैं। अगली जो कैटेगरी है जिसे हम AB3E कह रहे हैं, इसमें यह है कि ये वही बात कि AB3 और ये एक लॉन पेयर है, तो इस लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री बजाय ट्रायंगुलर प्लेनर टेट्राहेड्रल होने के, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें बन रहे हैं, इसको ट्राइगोनल पैरामिडल कहते हैं। ट्राइगोनल पैरामिडल कहते हैं। ग्रुप 5A के जो एलिमेंट हैं वो इस तरह की वैलेंसी शो करते हैं। 5A का कोई भी एलिमेंट फर्ज किया उसको मैं X कह रहा हूँ और B के 3 एटम उसके साथ अटैच हो रहे हैं, तो एक इनके पास लॉन पेयर है। वैसे तो ये ग्रुप 5A के जितने भी एलिमेंट हैं मैंने उनको X से रिप्रेजेंट किया, मसलन उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आते हैं। इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये 3 बॉन्ड बना रहे होंगे, इन 3 बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास एज अ लॉन पेयर यूज़ होते हैं, तो ये AB3E इस वजह से इनकी ज्योमेट्री हो जाती है। लास्ट में ये वाला जो है इसमें भी आप देखें 2 तो लॉन पेयर हैं और बाकी 2 सिर्फ इसमें बॉन्ड होंगे, तो इस वजह से ये 2 लॉन पेयर, इस ज्योमेट्री को हम एंगुलर ज्योमेट्री का नाम देते हैं।
एंगुलर ज्योमेट्री का नाम दे रहे हैं, और हम इसमें जो ग्रुप 6A के एलिमेंट हैं जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह, वो इस तरह की ज्योमेट्री जो है वो शो करते हैं। तो इसमें हम आते हैं जी AB3E में मैंने आपको ये मिसालें दी हैं जी। सॉरी, ये AB2E है। AB3E के अंदर यहाँ मैंने ग्रुप 4A वालों को यूज़ किया है। यहाँ ग्रुप 5A में ग्रुप 5A वाले पेंटा वैलेंसी यूज़ करने की बजाय जब ये ट्राई वैलेंसी यूज़ करते हैं, ये इसकी जो है ये वाली डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को शो करेंगे। सेम ग्रुप 6A वाले जो हैं AB2A2 जो है ये ग्रुप 6A वाले, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये जो है ये आप देखें H2O, H2S। अब ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं। ये कुछ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज थी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, लेट्स से आपके पास अब आप देखें जी, दिखने में तो इन सारों की ज्योमेट्री एक जैसी नज़र आ रही है क्योंकि ये AB3 टाइप के ही हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये वाले तीनों जो हैं ये तो रेगुलर AB3 है, लेकिन ये साहब जो है इसमें एंटीमनी का ताल्लुक आपको पता है ग्रुप 5A से है। ये जो है ये इसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, ये AB3E टाइप से आएगा, यानी इसके पास एक लॉन पेयर भी है, इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। मतलब ये क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर ज्योमेट्री एक्सेप्ट, मतलब इन सारों की ज्योमेट्री सेम है, इनमें से एक ऐसा है जिसकी ज्योमेट्री सेम नहीं है, तो वो कौन सा है, तो वो जनाब ये एंटीमनी आ जाएगी। सेम जो है आपके पास ये देखिए ये भी सारे हमें वैसे तो AB2 टाइप के ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा है ये AB2E है लास्ट वाला। तो इनका यानी मरकरी का ताल्लुक ग्रुप सेकंड बी से है, जिंक का ताल्लुक ग्रुप सेकंड बी से है, मैग्नीशियम का ताल्लुक ग्रुप सेकंड ए से है। इनके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों ही बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है, इसलिए इनकी रेगुलर AB2 यानी लीनियर ज्योमेट्री है। यहाँ ये जो स्टेनस है इसका ताल्लुक ग्रुप 4A से है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 की बजाय सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास एज अ लॉन पेयर मौजूद होगा। ये इस तरह के आपको बेटा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे। तो वेस्पर थ्योरी आपने देखी जी, नो डाउट इट प्रोवाइड्स वेरी वेल या गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाए, भाई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो लीनियर अरेंजमेंट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 कॉर्नर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, उसमें एंगल्स का भी आपको पता है। लेकिन ये बात ट्रू उस वक्त होती है जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हों। अगर इनमें कोई लॉन पेयर आ जाए तो फिर ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहती बल्कि डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो रेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। बाकी वेस्पर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स आपने याद रखने हैं कि जो लॉन पेयर होता है दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, यानी लॉन पेयर स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो इस वजह से ना एक वांडरवाल रिपल्शन का एक ऑर्डर भी बना हुआ है, ये भी अक्सर पास्ट पेपर में आ जाता है। वो ये है कि लोन पेयर रिपल्शन जो होती है सबसे ज़्यादा ये होती है। फिर होती है जी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन,
और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ये सबसे कम होती है। तो ये जो है इनको वांडरवाल रिपल्शन भी कहा जाता है। ये वांडरवाल ने हमें ये ऑर्डर दिया, वांडरवाल रिपल्शन, फिर लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, फिर लॉन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। ये वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स में है। और ये भी कि लॉन पेयर जो होता है दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड लॉन पेयर एक्सल्ट मोर रिपल्शन, ये भी इसका पास्टुलेट है। और एक बात और भी कि दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, दे आर ट्रीटेड अलाइक अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। मतलब आप ये देखें, आपके पास अगर AB2 है तो AB2 को लिखने का एक तरीका तो ये होगा, फिर एक तरीका ये भी होगा और एक तरीका ये भी हो सकता है। मतलब सिंगल बॉन्ड हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, दे आर ट्रीटेड अलाइक अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इनको एक जैसा ट्रीट करती है। मतलब इन सारों में ये 180 एंगल होगा और ये लीनियर ज्योमेट्री है। ये सेम यहाँ भी साम आप ये सेम बात अगर आप ये मैंने AB2 के लिए बात की है, अगर हम AB3 के लिए भी करना चाहते हैं तो वहाँ भी यही होगा। AB3 को आप यूँ भी लिख सकते हैं अगर मोनोवेलेंट एटम है, अगर डाइवेलेंट एटम है तो यूँ लिखा जाएगा, अगर ट्राइवेलेंट एटम है तो इस तरह की। वैसे नेचर में कोई एग्जांपल है नहीं जो ट्राइवेलेंट एटम इन 3 बॉन्ड जो है वो बना रहा हो, लेकिन ये डाइवेलेंट वाली तो मिसालें हैं हमारे पास। ये वाली एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये दोनों हैं पड़ी। ये AB3 है और सेम आप AB4 को कैसे लिखेंगे? अगर तो मोनोवेलेंट एटम है, B की जगह सारे मोनोवेलेंट एटम है तो ऐसे लिखा जाएगा। और अगर डाइवेलेंट एटम है तो और अगर ट्राइवेलेंट एटम है तो ये मोनोवेलेंट एटम यानी B की जगह मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट ये हाइड्रोजन और हैलोजेंस हैं। और डाइवेलेंट में हमारे पास जो है यहाँ डबल बॉन्ड जो बना रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर होगा। ये ट्राइवेलेंट में ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह जो है ना ये हमारे पास आ गए। तो ये बेटा वेस्पर थ्योरी ने आपको शेप्स और ज्योमेट्रीज के बारे में बताया। ये जो आखिरी बात मैंने बताई है कि सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दे आर ट्रीटेड अलाइक अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। मतलब ये नहीं है सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड ले आएंगे तो शायद ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, डबल की बजाय ट्रिपल ले आएंगे तो ज्योमेट्री और चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अपना जो साइज है वो ना होने के बराबर होता है। दे टेंड टू ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, इस वजह से दे एक्सर्ट सेम रिपल्शन। तो मतलब बॉन्ड भले सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, ये स्पेस एक जैसी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए रिपल्शन भी एक जैसी लगाता है, ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वेस्पर थ्योरी में हमने शेप्स और ज्योमेट्रीज को डिस्कस किया जी, रेगुलर और डिस्टॉर्टेड दोनों ज्योमेट्रीज को। और ये देख लें कि इसने नो डाउट शेप्स और ज्योमेट्रीज के बारे में तो बहुत अच्छे से हमें बताया, बट इसकी लिमिटेशन है कि इट डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है इसका हमें कोई पता वेस्पर थ्योरी से नहीं चलता। इसके बारे में फिर हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे जिसको हम VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।